हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप टारगेट कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन को, आपके पास टाइम लिमिटेड है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं मैक्सिमम, तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूं मस्ट डू लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हर यूनिट्स में से आपको टॉपिक्स बताएंगे कि हर एक टॉपिक में क्या क्या सवाल आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, ताकि आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रीमलाइन कर लें, ये सारी चीजें अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड कर लें। तो हमारे पास हमेशा ये क्वेरी आती थी कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, मार्क करा दो। तो आज इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। थोड़ा सा बड़ा जरूर है आज का वीडियो, बट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं उनका एनालिसिस किया, 2019 से लेके अब तक के सारे पेपर्स का एनालिसिस किया, मल्टीपल शिफ्ट्स में आपके पेपर हुए, सबको एनालिसिस करके यहाँ पे हमने कंपाइल कर दी है जी आपके लिए यूनिट वाइज लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको लिमिटेड टाइम में फोकस करना चाहिए। अगर आपने ये वाले टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए तो कम से कम नेट तो आप निकाल ही जाओगे। तो आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं जी हमारे पहले यूनिट से, जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस का। तो बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो इसमें मेन कंपोनेंट जो है इंटरनेशनल बिजनेस का है, बाकी थोड़ा सा कंपोनेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का, जिससे एग्जाम में सवाल आते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो बेसिक्स हैं वो बेसिकली आपको पता होने चाहिए, जैसे माइक्रो, मैक्रो, इंटरनल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, स्वॉट एनालिसिस, पेसर एनालिसिस, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया। तो ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। बाकी लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास दो लॉज हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला और एक फेमा वाला। कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा डिटेल में सवाल आते हैं कंज्यूमर के राइट्स पे। आपके अलग अलग जो मैकेनिज्म्स इसके अंदर बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे जो फॉरम्स बने हुए हैं, उन सब चीजों पे सवाल आते हैं। फेमा पे बहुत डीप सवाल नहीं आते, इसमें बेसिक सवाल ही आते हैं, आपके बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर ही पूछते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का छोटा सा टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन पे घुमा फिरा के कोई ना कोई सवाल तो आ ही जाता है, तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। कौन से फैक्टर्स ग्लोबलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं, उनका जो कंसेप्ट है, फंडा है, कैसे एक डोमेस्टिक कंपनी एमएनसी बनती है, ट्रांसनेशनल बनती है, तो वो सारा जो सीक्वेंस रहता है वो आपको मालूम होना चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज भी हैं। तो कौन सी थ्योरी किसने दी थी, कुछ क्लासिकल थ्योरीज हैं, कुछ मॉडर्न थ्योरीज हैं, सभी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि क्लासिकल वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, और कुछ थ्योरीज जो हैं, जो ज्यादा बड़ी हैं, ज्यादा डिटेल में हैं, उनकी अजम्पशंस वगैरह भी आपको पता होनी चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कई बार कुछ मॉडल्स को लेकर भी सवाल आता है, जैसे उपासला मॉडल है, उसके ऊपर कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। एंड यहाँ पे एक ईपीआरजी फ्रेमवर्क भी आता है, जो अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये फ्रेमवर्क का मीनिंग क्या है, किसने इसे दिया है, ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर बात करें मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस की, तो इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री लेने के लिए आपके पास अलग अलग मोड्स है। जनरली आप एक्सपोर्ट वगैरह से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आप लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, एफडीआई, होली ओन्ड सब्सिडरी, इन सब की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो क्या क्या सीक्वेंस रहते हैं, कैसे हमारी स्टेजेस रहती हैं, हर एक स्टेज के बारे में उसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। एंड अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, तो उनको लेकर भी एग्जामिनेशन में सवाल आ जाता है। इसके अंदर आपके पास सार्क है, जैसे नाफ्टा है जो अब यूएसएमसीए हो चुकी है, एशियान, G20, मर्कोसर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, कब बने थे, कहां पे इनके हेडक्वार्टर हैं, इंडिया मेंबर है नहीं है, कोई रिसेंटली अगर कोई समिट हो रहा है, ये सब चीजों को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे पास वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी आते हैं, जो मैंने नीचे अलग से इंक्लूड किया हुआ है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, इन पे पक्का से कोई ना कोई सवाल तो आ ही जाता है। तो ब्रेटन वुड्स हमारा जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक का जो स्ट्रक्चर है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, कब कब बने थे, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर है, आईएमएफ के कितने मेंबर्स हैं, तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी ब्रीफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कैसे इनिशियली पहले हमारा गैट होता था, उसके जो ट्रेड राउंड्स थे, उनकी क्रोनोलॉजी को लेकर कई बार एग्जाम में सवाल आया, तो वो आपको पता होनी चाहिए। डब्ल्यूटीओ के फंक्शंस क्या हैं, मेंबर्स कौन है कौन नहीं है, डब्ल्यूटीओ के अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट्स आते हैं, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ट्रिप्स, ट्रिम्स, ये सब चीजें क्या हैं। इसके अलावा डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होता है डब्ल्यूटीओ में, डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंटरनेशनल ट्रेड का हमारे इंडिया में कैसा है,
वो सब चीजें मालूम होनी चाहिए। कैसे इंडिया के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, हमारा जो फॉरेन ट्रेड है रेगुलेट करता है, कैसे एक्सपोर्ट का प्रोसीजर रहता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होती हैं, कैसे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को इंपोज किया जाता है, उनको लेकर क्या मेजर्स लिए गए हैं, डंपिंग क्या होता है, डंपिंग को लेकर एंटी डंपिंग मेजर्स क्या लिए गए हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो भी रिसेंटली चल रही है आपको पता होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या उसके बेसिक फीचर्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आपका करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का क्लासिफिकेशन, कौन सी ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट में आएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है, इनको लेकर एग्जाम में सवाल आए हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। एफडीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एफडीआई को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, कितने टाइप्स की एफडीआई होती है, यहाँ पे एक ओएलआई थ्योरी का जिक्र भी होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एफडीआई की क्या क्या लिमिट्स हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए, एफडीआई के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है होस्ट कंट्री और होम कंट्री के लिए, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैसे कैसे अलग अलग स्टेजेस में होता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमें अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलती हैं कि पहले आप किसी कंट्री के साथ एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हो, फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हो, कस्टम यूनियन बन रहा है, धीरे धीरे आप इकोनॉमिक यूनियन बनाते हो। तो वो सारा जो प्रोसीजर रहता है ना, दैट शुड बी क्लियर टू यू। इंडिया के कौन कौन से कंट्रीज के साथ फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट है, कोई रिसेंटली अभी फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह साइन तो नहीं किए गए, ये सब चीजें एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। चलिए तो प्यारे दोस्तों, बात करते हैं जी हमारे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के यूनिट की। और इस यूनिट में तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके हैं अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस, जिससे आपको ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। मैच द फॉलोइंग सवाल आपको आ सकता है, या फिर सीधा सवाल जो आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं उन पे पूछ सकते हैं। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर और साथ ही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो कंसेप्ट है, उस पे भी कई बार एग्जाम में सवाल आया, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एएस ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ऑलमोस्ट हर बार सवाल आता था, और अभी ऑलमोस्ट हर बार सवाल आता है इंड एएस के ऊपर। तो कौन सा इंड एएस किससे जुड़ा हुआ है, ऐसा मैच द फॉलोइंग का सवाल आपको ऑलमोस्ट हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो, इसको लेकर तो हर बार एग्जाम में सवाल आता है। इसके अलावा यहाँ पे गुडविल की अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ गुडविल को लेकर भी एग्जाम में सवाल आ चुके हैं। पार्टनरशिप के कोई लीगल प्रोविजंस हैं, डिसोल्यूशन वगैरह के राइट्स ऑफ द पार्टनर से, इसको लेकर भी कई बार सवाल आ जाता है। कई बार ऐसा सवाल आता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या प्रोविजंस रहने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह की कैलकुलेशन पे भी कई बार सवाल आता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे आपका जो शेयर्स का टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, शेयर्स आप इशू करते हो तो कई बार सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको मिलता है, शेयर प्रीमियम मिलता है। उसके क्या यूजेस हैं एज पर दी कंपनी लॉ, ये आपको मालूम होने चाहिए। शेयर्स पे अगर आपको कॉल्स नहीं मिल रहे हैं तो आप उन्हें फॉरफिट करते हो, री इशू करते हो। तो पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैपिटल रिजर्व में अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है। राइट शेयर्स के ऊपर भी एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। राइट शेयर्स में वैल्यू ऑफ द राइट निकालने का एक फॉर्मूला रहता है जो आपको मालूम होना चाहिए। कंपनी की लिक्विडेशन का प्रोसीजर जो है उसका बेसिक पार्ट भी आपको पता होना चाहिए। रेशो एनालिसिस, ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में सवाल आता है। इसके फॉर्मूलाज काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको कई बार डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसके फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग या फिर सीवीपी एनालिसिस जिसे बोला जाता है, इसके अंदर आपकी एजम्पशंस को लेकर बहुत बार सवाल आया है। बाकी जो भी इसके अंदर फॉर्मूलाज हैं, पीवी रेशो का फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, ये सब आपको याद होने चाहिए। बाकी सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी यहाँ से पुटअप हो जाते हैं, तो वो भी आपको आने चाहिए। इसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर देखो जी, आपके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे वेरिएंसेस हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और सेल्स के। तो सभी के फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। कई बार इनसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, कई बार कोई स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, कई बार जो वेरिएंसेस हैं उनके रीजंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बजटिंग की बात करें, तो बजटिंग के अंदर क्या स्टेप्स आपके रहते हैं वो पता होना चाहिए। अलग अलग टाइप्स ऑफ बजट आपको पता होना चाहिए। जीरो बेस बजटिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए। और आपके जो बजटिंग के अंदर रेशोज आते हैं, एक्टिविटी रेशो, कैपेसिटी रेशो, ये सब की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर बात करें, तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इससे जुड़ा हुआ है ये तो पता ही होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो तीन एक्टिविटीज रहती हैं,
ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, उनकी भी अच्छी खासी नॉलेज आपकी एग्जामिनेशन में टेस्ट हो जाती है। इसके अगला टॉपिक है जी फंड फ्लो स्टेटमेंट का। यहाँ पे आपके सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, इसको लेकर ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में सवाल आ ही जाता है, मतलब एक दो एग्जाम छोड़ के तो पूछ ही लेते हैं। तो कौन से सोर्सेज होते हैं, कौन से एप्लीकेशन होते हैं, इसकी लिस्ट तो आपको पक्का से याद होनी चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों, कॉस्टिंग को लेकर भी एग्जाम में सवाल आते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के, टारगेट कॉस्टिंग के जो बेसिक्स हैं वो मालूम होने चाहिए। बेसिक स्टेप्स और बेसिक जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज होती है वो मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के ऊपर भी एग्जाम में सवाल आते हैं, जो ज्यादातर डायरेक्ट ही होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास अलग अलग मेथोडोलॉजीज हैं या फिर अप्रोचेज हैं। तो कौन सी अप्रोच किसने दी और हर एक अप्रोच के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। बाकी अमलगमेशन और मर्जर्स की अगर हम बात करें तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इससे जुड़ा हुआ है, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है आपका, आपका जो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है, उसका क्या डिफरेंस होता है, ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी होल्डिंग सब्सिडरी की अगर हम बात करें तो प्यारे दोस्तों, होल्डिंग सब्सिडरी से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जुड़ा हुआ है, होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में कैसा रिलेशन रहता है, कैसे आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को कंप्यूट करते हैं, तो बेसिक वाला पार्ट आप कवर अप करके जाना। बहुत डिटेल में आपको नहीं समझ में आता तो आप स्किप कर सकते हो, बट जो बेसिक वाला पार्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग के अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ऑडिटिंग क्या है, क्या ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं, जो सारी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा वाउचिंग और वेरिफिकेशन के बारे में भी आपको सवाल आ जाता है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि आप वाउचिंग कैसे करोगे क्रेडिट सेल्स की, उसके लिए क्या क्या चीजें देखोगे, इसको लेकर भी सवाल आ सकता है। बाकी आपका जो ऑडिटर है उसके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, और ऑडिट रिपोर्ट क्या अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, क्लीन रिपोर्ट हो सकती है, क्वालिफाइड हो सकती है, तो उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों, कंपनी ऑडिट हालांकि आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन तो नहीं किया हुआ, बट इसको लेकर भी एग्जाम में सवाल आ जाता है। और इसके सेक्शंस भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन से सेक्शन में ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, कौन से में उसकी ड्यूटीज वगैरह हैं, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। बाकी मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, इनका भी जो बेसिक बेसिक पार्ट है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगला यूनिट हमारे पास है जी बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में ज्यादा इंफोसिस रहते हैं थ्योरेटिकल चीजों पे, कई बार एक दो न्यूमेरिकल भी इधर उधर से आ जाते हैं, बट मेनली आपके लिए थ्योरेटिकल चीजें ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसके अंदर आपका जो डिमांड वाला कंपोनेंट है काफी इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डिमांड, आपके जो डिमांड कर्व्स हैं, आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स हैं, लग्जरी हैं जी, गिफन गुड्स हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा प्रोडक्शन फंक्शन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार लियोन्टिफ फंक्शन पे भी सवाल आया है। आइसो क्वांट्स क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये सब भी एग्जाम में पूछते हैं। रिटर्न्स टू स्केल, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फंडा भी आपको पता होना चाहिए। आपके कॉस्ट एंड रेवेन्यू के जो कर्व्स बनते हैं, इसमें आपके टीआरटीसी कर्व है, एमआरएमसी, एआरएसी, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में कौन सा कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, कौन सा कर्व किसको नीचे से काटता है, ये सब चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी भी जाती है। कंज्यूमर बिहेवियर की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी कुछ थ्योरीज हैं, कंज्यूमर बिहेवियर की रैशनैलिटी को लेकर, अजम्पशंस को लेकर भी सवाल आता है। यूटिलिटी एनालिसिस के ऊपर सवाल आते हैं, इसमें आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी, इनकी अजम्पशंस पे सवाल आते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का फंडा आपको पता होना चाहिए। इन डिफरेंस कर्व्स के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी स्लोप के बारे में भी सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस फर्म, इसमें आपके पास अलग अलग मॉडल्स हैं, थ्योरीज हैं प्रॉफिट को लेकर, कोई थ्योरी वॉकर ने दी है, कोई थ्योरी बॉमोल ने दी है, तो ये सब थ्योरीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए, कौन सी थ्योरी किसने दी, ज्यादातर तो ऐसे ही सवाल मैथ्स ऑफ फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट है,
इसके अंदर आपका परफेक्ट कंपटीशन आता है सबसे पहले। तो इन सभी फॉर्म्स ऑफ मार्केट के आपको देखो फीचर्स तो पता होने चाहिए, और इसके अंदर इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है ये आपको पता होना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, इन सभी के फीचर्स और कैसे इक्विलिब्रियम पे पहुंच रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। कैसे ये सारे एक दूसरे से अलग हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब मोनोपोली के अंदर आपके पास कुछ अलग से टॉपिक्स भी आ जाते हैं, जैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड प्यारे दोस्तों, इसमें आपकी अलग अलग डिग्रीज ऑफ मोनोपोली हैं। इसके अंदर एक HI इंडेक्स भी कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सब पे भी एग्जाम में सवाल आ चुका है, तो ये थोड़ा सा डिटेल में आपको देखना होगा। एंड ओलिगोपॉली के अंदर भी आपके कुछ मॉडल्स आ जाते हैं, तो उनके ऊपर भी एग्जाम में सवाल आते आते आ जाते हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों, प्राइसिंग का भी एक टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ। तो ये टॉपिक आप कई बार मार्केटिंग से भी लिंक कर लेते हैं। तो आपकी अलग अलग प्राइसिंग पॉलिसीज रहती हैं, पीक लोड है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग है, स्किमिंग प्राइसिंग है। तो ये इनके बेसिक्स पता होने चाहिए कि क्या है ये पॉलिसीज और कौन सी सिचुएशन में कौन सी पॉलिसी लगाई जाती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं बिजनेस फाइनेंस वाली यूनिट की तरफ। तो इस यूनिट के अंदर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है ये तो पता होना ही चाहिए, बट जो सवाल आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आता है। आपके जो अलग अलग टाइप्स ऑफ डिसीजंस रहते हैं यहाँ पर, इन्वेस्टिंग डिसीजन रहते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन रहते हैं, उसके ऊपर आता है। बाकी प्यारे दोस्तों, आपके अलग अलग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस रहते हैं, इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस, ये सब तो आपको मालूम ही होंगे। बट आपका जो लीज फाइनेंसिंग है और फैक्टरिंग है, इनके ऊपर भी काफी एग्जामिनेशन में सवाल पूछे गए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीजेस हमारे पास होता है, उसको लेकर भी कई बार मैच द फॉलोइंग का सवाल पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक हमारे पास आता है जी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वैसे तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल जा सकता है, बहुत ज्यादा डीप में जा सकता है, बट आपको बहुत डीप नहीं जाना है। आपको बेसिक रीजंस पता होने चाहिए कि क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, और कुछ बेसिक फॉर्मूलाज अगर याद रख सकते हो तो वो आप रखकर जाना। तो प्यारे दोस्तों, आगे आता है जी कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है ये तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। अब इसके अंदर अलग अलग हमारे पास टेक्निक्स रहते हैं, कुछ ट्रेडिशनल है, कुछ मॉडर्न है, कुछ आपके प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट फॉलो करते हैं और कुछ नहीं करते, कुछ डिस्काउंटिंग करते हैं, कुछ नहीं करते। तो सारे मेथड, सारे टेक्निक्स आपको पता होने चाहिए। एनपीवी और IRR जो है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जो कंफ्लिक्ट रहता है वो किन कारणों की वजह से रहता है, मॉडिफाइड IRR क्या होता है, तो ये तो डिटेल में आप करके जाना। कैपिटल रैशनिंग का जो कंसेप्ट है उस पर भी कई बार सवाल आया, और कई बार सिंपल न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। सिंपल कई बार न्यूमेरिकल एनपीवी की कैलकुलेशन पे आता है, या फिर आपको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए सिंपल न्यूमेरिकल आ जाता है। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, ज्यादातर डाटा आपको सवाल में दिया ही रहता है, बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, जिसको आप अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद है जी कैपिटल स्ट्रक्चर और हमारी थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखो हमारे पास नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, MM अप्रोच, ये तीन तो मेजर थ्योरीज हैं। इसके अलावा कुछ और भी थ्योरीज हैं, जैसे एक पेकिंग ऑर्डर थ्योरी है आपकी। तो जितने भी थ्योरीज है आपकी, आपको उन सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जो मेजर थ्योरीज हैं उनकी अजम्पशंस भी आपको पता होने चाहिए, NI, NOI और MM अप्रोच, इनकी अजम्पशंस भी पता होने चाहिए। और क्या कंसेप्ट है, क्या ये थ्योरीज बोलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर बात करें, तो इसके अंदर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निकालना आना चाहिए। इसके अंदर आपके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, याद रखने पड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट निकालना आना चाहिए, इसमें भी आपको इररिडीमेबल, रिडीमेबल, ऐसी प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट भी निकालनी आनी चाहिए। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालनी आनी चाहिए। इसके अलावा जी लीवरेज का टॉपिक, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए। इसमें ज्यादातर सवाल जो रहता है वो सिंपल फॉर्मूला के ऊपर ही रहता है, आपसे ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल या कंबाइंड लीवरेज के फॉर्मूला पूछते हैं, या बहुत ही सिंपल वाला न्यूमेरिकल यहां से आता है। इसके बाद है डिविडेंड मॉडल्स। तो डिविडेंड आपका जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स को, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए। और इसके अंदर हमारे पास अलग अलग मॉडल्स आ जाते हैं, जैसे आपका गॉर्डन मॉडल है, वॉल्टर मॉडल है, MM मॉडल है। तो उन मॉडल्स की जो अजम्पशंस है वो पता होनी चाहिए, और उनके अंदर अलग अलग फॉर्मूला दिए हुए हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के। फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार फॉर्मूला की एप्लीकेशन पे सीधा सीधा न्यूमेरिकल भी आता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करें, तो वर्किंग कैपिटल को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल, क्या डिफरेंस होता है। वर्किंग कैपिटल के अंदर अलग अलग फाइनेंसिंग अप्रोचेस होती हैं, कोई कंजर्वेटिव है, कोई अग्रेसिव अप्रोच है, तो ये नॉलेज होनी चाहिए।
ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, कैसे वो चलता है, क्या स्टेप्स उसके अंदर होते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर भी आपके कुछ सवाल आते हैं, जिसमें कुछ तो इन्वेंट्री के जो टेक्निक्स हैं जैसे एबीसी जेआईटी उस पे आता है। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू, इसका फॉर्मूला तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इस पे तो कई बार एग्जाम में सवाल आ चुका है। एंड प्यारे दोस्तों, आपके रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर आपकी जो क्रेडिट पॉलिसी रहती है और कैश मैनेजमेंट के जो मॉडल्स रहते हैं उसको लेकर भी एग्जाम में सवाल आ चुका है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं जी रिस्क रिटर्न एनालिसिस की तरफ। तो आपको पता होना चाहिए भी रिटर्न क्या है, रिस्क क्या है, क्या उनके बीच में रिलेशन रहता है। रियल रिटर्न, नॉमिनल रिटर्न क्या होता है। अलग अलग टाइप्स ऑफ रिस्क हमारे पास होते हैं, कोई मार्केट रिस्क है, कोई फाइनेंशियल रिस्क है, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क है। तो ये सब टाइप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और कई बार सिंपल न्यूमेरिकल भी आ सकता है जी, आप ओवरऑल रिटर्न निकालिए किसी पोर्टफोलियो की। और यहाँ पे सीएपीएम के ऊपर भी बेसिक न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। एपीटी मॉडल, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, इस पे न्यूमेरिकल्स तो नहीं बट इसके फॉर्मूला, इसकी assumptions को लेकर एग्जाम में सवाल पूछ चुके हैं, आगे भी आ सकता है। आगे है जी फॉरेन एक्सचेंज का टॉपिक, जिससे काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डरते होंगे। तो इसके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉरेक्स क्या होता है, आपका एक्सचेंज रेट किस तरीके से लिखा जाता है, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी की बात करते हैं तो उसके क्या फैक्टर्स वगैरह रहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हमारे पास कुछ थ्योरीज भी आती है जिनको आर्बिट्राज थ्योरीज भी बोलते हैं। इसमें आपकी परचेसिंग पावर पैरिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, फिशर इफेक्ट, ये सब चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स रहते हैं, उसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट आपकी यूरो मार्केट होती है। तो यूरो मार्केट क्या होती है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जीडीआर हैं, एडीआर हैं, अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। कोई सामुराई बॉन्ड्स हैं, कोई येंकी बॉन्ड्स हैं, ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर और उसके मैनेजमेंट की क्या टेक्निक्स होती हैं, ये भी पता होना चाहिए। ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन और इकोनॉमिक एक्सपोजर के ऊपर ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में सवाल आता है। कैसे आप इन एक्सपोजर्स को मैनेज करेंगे, कौन सी इंटरनल टेक्निक्स, कौन सी एक्सटर्नल टेक्निक्स, और डेरिवेटिव्स भी यहाँ पे यूज होते हैं। तो डेरिवेटिव्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। डेरिवेटिव्स के अंदर फर्दर, फ्यूचर, फॉरवर्ड ऑप्शन वगैरह आते हैं। और ऑप्शंस वगैरह के ऊपर भी कई बार थोड़ा सा डीप में जाके सवाल आया है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग इनकी भी होनी चाहिए। एसेट सिक्योरिटाइजेशन का भी एक टॉपिक है यहाँ पे प्यारे दोस्तों। तो क्या है एसेट सिक्योरिटाइजेशन, इसका प्रोसेस क्या रहता है, इसके फायदे क्या रहते हैं। और यहाँ पे कुछ अलग अलग टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल है। अलग अलग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो वो टर्म्स को लेकर भी कई बार एग्जाम में सवाल आ चुका है, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, आते हैं जी हमारी नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो कि है जी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च की। अब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शुरुआती टॉपिक है, डेट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर आपका मीन मीडियन मोड आता है, जो कि बहुत ज्यादा बार आप पढ़ चुके होंगे। देखो, मीन मीडियन मोड के अंदर आपको इनकी प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए। और मीन के अंदर भी फर्दर अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन होता है, तो फर्दर डिटेल में पता होना चाहिए कैसे वेटेड मीन वगैरह निकाल सकता है। इनके फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, इनका आपस में क्या इंपेरिकल रिलेशनशिप है। एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि कहाँ पे मीडियन यूजफुल है, कहाँ पे मोड यूजफुल है, कहाँ ज्योमेट्रिक मीन यूजफुल है, कहाँ हार्मोनिक मीन यूजफुल है। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इन सभी पॉइंट्स पे आपको टेस्ट करेगा। इसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की बात करें तो आपके एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं, रिलेटिव मेजर्स होते हैं। तो क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। इसमें आपके जो फर्दर मेजर्स हैं, जैसे रेंज होगा, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सबके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। प्रॉपर्टीज आपको पता होने चाहिए। कई बार कोई सिंपल सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है सिंपल कैलकुलेशन पे, तो वो भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। फॉर्मूला आता होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसके बाद है जी स्क्यूनेस और कर्टोसिस। तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्यूनेस क्या होता है, कर्टोसिस क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, कर्टोसिस अलग अलग टाइप्स की कौन कौन सी होती हैं, प्रॉपर्टीज हमारे को मालूम होने चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों, फॉर्मूलाज, जैसे मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस है तो हमारे पास कार्ल पियर्सन, बाउली, अलग अलग मेजर्स हैं स्क्यूनेस के। तो इनके फॉर्मूलाज पे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। कोरिलेशन के जो आपके कॉफिशिएंट होते हैं, जो कोरिलेशन का टॉपिक है, तो एक तो मीनिंग पता होना चाहिए क्या है जी। अलग अलग टाइप्स ऑफ कोरिलेशन है, वो पता होने चाहिए। कोरिलेशन कॉफिशिएंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, -1 से +1 हो सकता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल किया तो क्या इंपैक्ट आएगा, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जा चुकी है।
अलग अलग मेजर्स हैं कोरिलेशन के, उनके फॉर्मूलाज आपसे पूछ सकते हैं। इसमें कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी पूछ सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर, प्रोबेबल एरर भी आपसे पूछ सकते हैं। रिग्रेशन की अगर हम बात करें तो रिग्रेशन इक्वेशन हम यहाँ पे बनाते हैं, तो उसमें क्या अजम्पशंस रहते हैं, कैसे इक्वेशन बनती है, क्या आपके फॉर्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, दो रिग्रेशन कॉफिशिएंट जो आपके पास होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे आप उनको मल्टीप्लाई करके कोरिलेशन निकाल सकते हो, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल हो तो उसमें क्या इंपैक्ट आएगा, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछ चुके हैं, आगे भी आपसे पूछी जा सकती हैं। प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इसके अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ इवेंट्स की आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सी होती है आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं इसके अंदर जो आपको याद रखने पड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, तो बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे आपके पास, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। बहुत सारी थ्योरम्स भी आएंगी, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास है बेज थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कई बार सिंपल न्यूमेरिकल भी आ जाता है प्रोबेबिलिटी का, तो वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो इसमें बायनोमियल, पोसॉन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको कवर अप करके जानी है, तो इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इनके जो फॉर्मूलाज हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, पता होना चाहिए। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ अप्लाई करोगे ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम रिसर्च वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका जो डाटा है, क्या डाटा होता है, कहाँ सोर्सेज से आप कलेक्ट कर सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा क्या होता है, रिसर्च डिजाइन कैसे करते हैं, रिसर्च के अंदर आपके क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसर्च आपके पास होते हैं, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के क्या स्टेप्स रहते हैं, तो ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं, आगे भी पूछ सकते हैं। सैंपलिंग के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं भैया कि अलग अलग टाइप्स ऑफ आपके पास सैंपलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, एरर्स आ जाते हैं, सैंपलिंग एरर, नॉन सैंपलिंग एरर, सैंपल साइज को कैसे डिटरमाइन किया जाए, ये सारी चीजें एग्जाम में आपके लिए पूछी जा सकती हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो क्या स्टेप्स रहते हैं, कैसे आप अलग अलग हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, इसमें आपके एरर्स आते हैं, टाइप 1 टाइप 2 एरर, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों, अगर हम अलग अलग टेस्ट की बात करें जो हम अप्लाई करते हैं अपनी हाइपोथेसिस पे, तो उनके जो प्रॉपर्टीज है, फॉर्मूलाज है, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे अनोवा, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, मैन विटनी, क्रुस्कल वालिस, काई स्क्वायर टेस्ट, तो आपको इन सभी की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, इनके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं तो वो भी आपको मालूम होने चाहिए, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब आगे बात करते हैं जी बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम के यूनिट की। और इस यूनिट में सबसे पहले तो आपके जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक के इंडिविजुअली आपको स्टेप्स वगैरह मालूम होने चाहिए। आपके जो मैनेजमेंट के पॉपुलर थिंकर्स हैं, फ्योल है, टेलर है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो मालूम होने चाहिए। इसके अलावा बहुत सी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, उनके बारे में भी आपको पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ प्लान्स की, तो वहां पे आपको विजन, मिशन, पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीजर, मेथड, ये सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी अलग अलग अप्रोचेस रहती है, एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट की बात करते हैं, हम बात करते हैं कुछ ट्रेडिशनल लोगों की, टेलर, फ्योल की। उसके बाद हम कुछ ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच की भी बात कर लेते हैं, हम ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच की बात कर लेते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मैंने अलग से मेंशन किया क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इससे काफी सवाल, ऑलमोस्ट हर एक अटेम्प्ट में आपको सवाल देखने को मिलता है। इसमें जो मेन आपका जो एरिया पूछा जाता है डेट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो उसके बारे में आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा डेलीगेशन के ऊपर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इनके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं, रेगुलरली पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अब ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इंडिविजुअली इनके बारे में पता होना चाहिए। इनके जो स्टेप्स रहते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे सिलेक्शन के क्या स्टेप्स हैं, सिलेक्शन के अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। ट्रेनिंग की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, डेवलपमेंट की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, उनके ऊपर भी एग्जाम में काफी सवाल पूछा जाता है, तो आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, डेट इज ग्रुप डायनामिक। तो आप ग्रुप किस तरीके से बनाते हैं, अलग अलग आपके जो स्टेजेस रहते हैं ग्रुप फॉर्मेशन के, उस पर पक्का से सवाल आता है हर बार। इस बार भी आएगा, आगे भी आएगा, तो आपको ये अच्छे से कवर अप करना है।
इसके अलावा प्यारे दोस्तों आपका एक पावर का टॉपिक रहता है, तो आपके अलग अलग सोर्सेज ऑफ पावर रहते हैं, उसके ऊपर आपको सवाल आ सकता है। जैसे किसी के पास जो पावर होती है डेट इज रेफरेंट पावर, किसी के पास एक्सपर्ट पावर होती है। तो ये सब जो टर्म्स है ना, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन चेंज की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे चेंज मैनेजमेंट को लेकर सवाल आ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज के क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे आप उसे मैनेज करोगे, कैसे जो रेजिस्टेंस है उसको आप डील करोगे, इनके ऊपर सवाल एग्जाम में आता रहता है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो गया तो कैसे उसे मैनेज किया जाए, क्या आपकी अप्रोचेस हो सकती है, तो ये सब चीजों पे एग्जाम में सवाल आता है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और क्लाइमेट के ऊपर भी एग्जाम में सवाल आता है। तो इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्यारे दोस्तों आपको होनी चाहिए, और इसके अंदर कुछ टाइप्स और टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को मिलेंगी, वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो मेनली आपके थ्योरीज और मॉडल्स हैं अलग अलग, वो आपको पता होना चाहिए। उस पे एग्जाम में ऑलमोस्ट हर बार कोई ना कोई सवाल आ ही जाता है, कई बार मैथ्स द फॉलोइंग में, कई बार सीधा पूछ लेते हैं। इसके अलावा एटीट्यूड की अगर बात करें, तो एटीट्यूड में से तो एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है जी उसके कंपोनेंट्स का। तो एबीसी ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड के जो कंपोनेंट्स हैं दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, आपको अच्छे से आने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास है जी, मोटिवेशन थ्योरीज और लीडरशिप के टॉपिक, इनसे तो पक्का एग्जाम में सवाल आएगा। मैस्लो या हर्सबर्ग ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आ रहा है। इसके अलावा जो आपके लीडरशिप स्टाइल्स है, थ्योरीज है, वो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो ब्लेक एंड मॉर्टन का मैनेजरियल ग्रिड है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो तो पक्का से आपको आना चाहिए। इसके बाद अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, तो इसके अंदर मैनेज एचआरएम के क्या फंक्शंस होते हैं, कौन से मैनेजरियल फंक्शंस हैं, कौन से ऑपरेटिव फंक्शंस हैं, ये सब चीजें आपको मालूम होने चाहिए। और अभी कुछ मॉडल्स वगैरह पे भी सवाल आने लगे, तो वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करें, तो वहां से मेनली सवाल आता है आपकी अलग अलग टेक्निक्स के ऊपर, फोरकास्टिंग टेक्निक्स के ऊपर, तो वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं जी। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए अलग अलग मेथड्स और टेक्निक्स अवेलेबल हैं, कुछ ट्रेडिशनल हैं, कुछ मॉडर्न हैं, वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा प्यारे दोस्तों कुछ अलग अलग बायसेस भी यहाँ पे रहते हैं, वो आपको मालूम होने चाहिए। इसके अलावा प्यारे दोस्तों आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जॉब से जुड़ी हुई, जॉब एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन, तो उस सब के बीच में आपको जो डिफरेंशिएशन है वो मालूम होना चाहिए। इसके अलावा अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करें प्यारे दोस्तों, तो इसके अंदर आपकी अलग अलग टर्म्स जो हैं, जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग टर्म पूछा गया था एक बार कि किसने इसे कॉइन किया, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये सारे टर्म्स के मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए। और इनके अंदर अलग अलग कमिटीज काउंसिल्स बनाई जाती हैं, जैसे जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल बनाई जाती है, वर्क्स कमेटी बनाई जाती है, तो इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ट्रेड यूनियंस को लेकर भी सवाल पूछा जाता है कि कौन सी यूनियन कब बनी थी, मैच द फॉलोइंग का या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने का, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्यारे दोस्तों अगर हम एथिक्स की बात करें, तो एथिक्स के अंदर हमारे पास अलग अलग अप्रोचेज रहती हैं। डियोंटोलॉजिकल अप्रोच होती है, टीलियोलॉजिकल अप्रोच होती है, यूटिलिटेरियन अप्रोच होती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और कंपनी लॉ के अंदर कौन सा शेड्यूल है, कितना खर्चा करना है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आपकी जो कमिटीज हैं और आपकी जो थ्योरीज हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, तो इनकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं जी अगले यूनिट की तरफ। ये यूनिट हमारे पास है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, और इन यूनिट्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें कवर अप करनी है, आइए एक एक करके देखते हैं जी। सबसे पहले तो बेसिक एस्पेक्ट्स आपके कि बैंक्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ बैंक्स कौन कौन से हैं, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, कौन से प्राइमरी फंक्शंस है, मेन फंक्शंस है, कौन से एजेंसी फंक्शंस है, ये सब चीजें आपको मालूम होने चाहिए। किस तरीके से ये क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। कुछ आपके पास अलग अलग तरीके के बैंक्स भी होते हैं, जैसे रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। इसके अलावा फॉरेन बैंक्स जो हैं वो कौन से होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, इन सब की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं जी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। इसमें आपको इसका ब्रीफ हिस्ट्री मालूम होना चाहिए कि कैसे आरबीआई बना, कौन सी कमिटी वगैरह थी, और इसके फंक्शंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी सब्सिडरीज पे तो बहुत बार एग्जाम में सवाल आया है। आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका करता धरता है, और इसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसके पास हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सबकी नॉलेज आपको होनी चाहिए।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे पास हैं बहुत सारे अलग अलग, जिसमें आपका नाबार्ड है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, आईडीबीआई, यूटीआई, एक्सिम बैंक, सिडबी। तो पता होना चाहिए जी कब बने थे, कहाँ उनके हेडक्वार्टर हैं, कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे बने थे, क्या इनके मेन फंक्शंस हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। ई बैंकिंग की अगर हम बात करें, ई बैंकिंग या फिर डिजिटल बैंकिंग की बात करें, तो यहाँ पे आपके अलग अलग मोड्स आ जाते हैं। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, स्विफ्ट है, एनपीसीआई आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। तो ये सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। एंड ई बैंकिंग से जुड़े हुए जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, उस पे भी एग्जाम में सवाल कई बार पूछा गया है। स्पूफिंग, स्किमिंग, ये सारी टर्म्स पूछी गई हैं, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। बैंकिंग कमिटीज, अब इस पे तो सवाल देखो हमेशा हर बार एग्जामिनेशन में आ ही जाता है, बट कमिटीज की जो लिस्ट है ना वो एंडलेस है। तो जितनी याद कर सकते हो उतनी करके चले जाओ। सबसे मेन कमिटीज जो है वो आपकी नरसिम्हम कमेटी है, नरसिम्हम कमेटी 1, नरसिम्हम कमेटी 2। उसकी नॉलेज तो अच्छे से होनी चाहिए। बाकी जितनी आप याद कर सकते हो उतनी आप याद कर लीजिए। बेसल नॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो बेसल नॉर्म्स कब आए थे? 3 तरीके के बेसल नॉर्म्स हमारे पास हैं, कैसे उनका हिस्ट्री रहा, एवोल्यूशन रहा। हर एक नॉर्म के अलग अलग पिलर्स हैं, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो यहाँ पे कंप्यूट की जाती है, उसमें टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल कौन कौन सी होती है, मिनिमम कितनी रेशो होनी चाहिए, क्या क्या टाइप ऑफ रिस्क हम कवर करते हैं इस रेशो के अंदर, ये नॉलेज होनी चाहिए जी आपको। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, तो मनी मार्केट के कौन से सेगमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे ट्रेजरी बिल्स वगैरह, कमर्शियल बिल्स है आपके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सारी चीजें। मनी मार्केट का जो डेवलपमेंट हुआ अलग अलग फेजेस में, अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग स्टेप्स लिए गए, वो आपको पता होना चाहिए। मनी मार्केट के अंदर कुछ डिफेक्ट्स है जी, वो भी आपको मालूम होने चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों, इसके अलावा हमारी जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट के हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी दो कंपोनेंट्स रहते हैं, तो पता होना चाहिए प्राइमरी मार्केट कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है। इसके अंदर बुक बिल्डिंग का जो पूरा प्रोसेस रहता है, जब आप आईपीओ वगैरह लेकर आते हैं, तो उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। यहाँ पे कौन कौन से एजेंसीज आपके जुड़े होते हैं, इंटरमीडियरीज जुड़े होते हैं, उनको लेकर भी एग्जाम में पूछा गया, आगे पूछ सकते हैं जी। सेबी है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाला, उसके बारे में, उसकी पावर्स के बारे में, उसकी अलग अलग रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये सब पता होना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या हैं, कितने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमारे देश में है, ये भी पता होना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी एक टॉपिक है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, और फाइनेंशियल इंक्लूजन को मेजर करने के लिए एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि इस पे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। एंड प्यारे दोस्तों, इसके बाद अगर बात करें एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, तो क्या होते हैं, कौन सा नॉर्म फॉलो किया जाता है रिकॉग्नाइज करने के लिए, इसमें भी फर्दर अलग अलग क्लासिफिकेशन हमारी चलती है जी। स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट, तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं एनपीएस को टैकल करने के लिए, इसमें आपके डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, सरफेसी एक्ट है, बहुत सारे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं। तो ये सब चीजें जो है इनिशिएटिव्स, कौन सा इनिशिएटिव कब लाया गया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एनबीएफसीज की अगर हम बात करें, तो एनबीएफसीज क्या होते हैं, क्या इनके फंक्शंस हैं, क्या इनके टाइप्स हैं, कैसे बैंक से अलग होते हैं, और इनको लेकर क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ये मालूम होना चाहिए। इंश्योरेंस का जो टॉपिक है, उसकी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इंश्योरेंस कितने टाइप्स की होती है, इंश्योरेंस के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया जी, आगे भी पूछ सकते हैं, कोई और प्रिंसिपल पूछ सकते हैं, तो नॉलेज होनी चाहिए। इंश्योरेंस को लेकर हमारे देश में कौन से एक्ट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पता होना चाहिए। इरडा जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटर है, कब बना था, कहां पे इसके हेडक्वार्टर हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अब बढ़ते हैं जी हमारे नेक्स्ट यूनिट की तरफ, विच इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का आपका यूनिट है, काफी वाइड है, काफी डाइवर्स है, और इसके अंदर जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो आपके कंसेप्ट्स और जनरल अंडरस्टैंडिंग दोनों के ऊपर बेस्ड होते हैं, क्योंकि काफी सारे एप्लीकेशन बेस्ड सवाल, आपके जनरल नॉलेज से लिंक किए हुए सवाल, आपके करंट सिनारियो से लिंक किए हुए सवाल भी यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कोविड 19 को लेकर पूछ सकते हैं, सोशल मार्केटिंग को लेकर पूछ सकते हैं, जो आप डे टू डे लाइफ में कंपनीज की ब्रांडिंग, मार्केटिंग एक्टिविटीज देख रहे हैं, प्रमोशन कैंपेन्स देख रहे हैं, उनको लेकर भी यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन से टॉपिक से हमें जनरली सवाल देखने को मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो मार्केटिंग की बहुत सारी टर्म्स है, कंसेप्ट्स हैं,
फुल फॉर्म्स हैं वो सब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे जो कंसेप्ट हैं जैसे प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, तो ये जो पूरा एवोल्यूशन है ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। बाकी मार्केटिंग के अंदर क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग और पोजीशनिंग जो आप करते हो उसमें क्या स्टेप्स होते हैं, कौन से फैक्टर्स और कौन से बेसिस को आप कंसीडर करते हैं, इस पे भी कई बार एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया है। कंज्यूमर बिहेवियर को लेकर भी जो मेन सवाल आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिला है वो है जी कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के ऊपर, कि आप किसी प्रोडक्ट को बाय करते हो तो क्या स्टेजेस जनरली आप यहाँ पे फॉलो करते हो। एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर सप्लाई चेन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। आपके जो डिफरेंट चैनल्स हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट को लेकर भी सवाल पूछ लिया जाता है। होलसेल और रिटेल ट्रेड के ऊपर सवाल, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स के ऊपर सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर प्रोडक्ट डिसीजन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको ऑफर किए जाते हैं। कुछ आपके शॉपिंग गुड्स होते हैं, कुछ आपके पेरिशेबल होते हैं, तो अलग अलग तरीके के जो गुड्स होते हैं उनको लेकर सवाल होता है। आपकी जो प्रोडक्ट की हायरार्की रहती है कि कोई प्रोडक्ट लाइन है आपकी, उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारा जो हायरार्की है दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तो पक्का ही एग्जाम में आएगा, दैट इज पीएलसी यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो आपको सारी स्टेजेस और उनसे जुड़े हुए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से याद होने चाहिए। प्रमोशन का टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे आप ये सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो। इसके अंदर फर्दर अगर कोई स्टेप्स वगैरह हैं, जैसे पर्सनल सेलिंग के अंदर जो स्टेप्स होते हैं उन पे भी कई बार एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको आने चाहिए। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कंसेप्ट, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का कंसेप्ट भी एग्जाम में पूछा गया है। एंड प्यारे दोस्तों, प्राइसिंग को लेकर इकोनॉमिक्स में भी और मार्केटिंग में भी दोनों में ये टॉपिक कवर हो जाता है। तो अलग अलग जो आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है उनके बारे में बेसिक नॉलेज, उनकी एप्लीकेशन, कहां कहां पे कौन सी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल होती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ब्रांडिंग को लेकर भी कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांड इक्विटी क्या है, ब्रांड वैल्यू क्या है, तो ब्रांडिंग वाली जो टर्म्स होती हैं दैट शुड आल्सो बी वेरी क्लियर टू यू। एंड जो हमारे कुछ न्यू ट्रेंड्स हैं, न्यू कंसेप्ट्स हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल आपको इसमें देखने को मिलेगा सर्विसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, कई बार कुछ मॉडल्स को लेकर सवाल आ जाता है, तो ये भी आपको आने चाहिए। ई कॉमर्स को लेकर भी सवाल पूछ लेते हैं कई बार, और रूरल मार्केटिंग को लेकर भी कई बार सवाल एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हालांकि स्पेसिफिकली ये आपके सिलेबस में मेंशन तो नहीं होगा, बट यहां से भी आपको कई बार सवाल देखने को मिलता है। इसमें आपकी जो पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटेजीज हैं, बीसीजी मैट्रिक्स है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मैकेंजी 7S स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क जो है, इनको लेकर भी एग्जाम में सवाल देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको कवर अप करके जानी चाहिए। चलिए तो बात करते हैं जी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की। तो इस यूनिट में आपके अलग अलग बिजनेस लॉज को कवर अप किया गया है। और प्यारे दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और जितने भी लॉज आप यहाँ पे पढ़ेंगे आपको इन सभी के ईयर पता होने चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि कब से ये हमारे जो एक्ट है वो इन फोर्स आए हैं, क्योंकि इसको लेकर भी एग्जाम में कई बार सवाल पूछ लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बेसिक एसेंशियल्स आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशंस पता होने चाहिए, स्टेप्स पता होने चाहिए कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कैसे शुरू में ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, प्रॉमिस होता है, कंसिडरेशन होता है, तो ये सारा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ वॉइड होते हैं, कुछ वैलिड होते हैं, कुछ वॉइडेबल होते हैं, उनकी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिस्चार्ज कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कब हो जाता है, डैमेजेस क्या क्लेम कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के बाद, तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में मालूम होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, सबसे ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा इस लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट के अंदर, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ ही रहेगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है प्यारे दोस्तों जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। इसके अंदर आपको बेसिक बेसिक चीजें पता होने चाहिए, बेलमेंट के बारे में, इंडेमनिटी के बारे में, एजेंसी के बारे में, कि बेलर बेली क्या होते हैं, उनके राइट्स ड्यूटीज क्या होते हैं, ऐसी प्रिंसिपल एजेंट उनका रिलेशन कैसा होता है, क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज होते हैं, ये सब चीजों पे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जी सेल ऑफ गुड्स एक्ट की अगर मैं बात करूं, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कुछ कंडीशंस की बात की हुई है, कुछ एसेंशियल्स की बात की हुई है, कि सेल ऑफ गुड्स के अंदर क्या मेन चीजें होनी चाहिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए। तो उसके अंदर आपकी डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में बताया गया है, प्राइस के बारे में बताया गया है, गुड्स के बारे में बताया गया है कि गुड्स क्या होते हैं,
अलग अलग टाइप के गुड्स आपके पास हो सकते हैं, डिलीवरी अलग अलग तरीके से हो सकती है, तो इसको लेकर एग्जाम में सवाल पूछा गया है, आगे भी पूछ सकते हैं। कंडीशन और वारंटी, इनके ब्रीच का क्या इफेक्ट रहता है। केवियट एम्प्टर, डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एम्प्टर क्या होता है, क्या इसके एक्सेप्शंस हैं। अनपेड सेलर कौन होता है, क्या उसके राइट्स हैं। इन पे एग्जाम में सवाल आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर अप करने होंगे। इसके बाद आते हैं जी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। अब ये वाला जो एक्ट है काफी ज्यादा बड़ा है, बट आप कोशिश करिए कि इसके जो बेसिक एस्पेक्ट्स है उन पे आप स्टिक करिए। इसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक की मेनली बात होती है, तो इनके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। अलग अलग टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स, नोटिंग, प्रोटेस्ट, काफी सारी टर्मिनोलॉजी आएंगी यहाँ पर। इसके अलावा आप चेक को कैसे क्रॉस कर लेते हैं, कैसे आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर देते हैं, तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आएंगी, उनकी बेसिक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। और डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, क्या प्रोसेस रहता है, वो सब चीजें भी एग्जाम में पूछी गई हैं, आगे के लिए भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं आए हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा सिलेक्टिवली कवर अप करना चाहिए इस टॉपिक को, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बेसिक एस्पेक्ट्स तो कवर अप करना ही है कि कंपनी क्या होती है, अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज, पब्लिक, प्राइवेट, सेक्शन 8 कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। प्रमोटर कौन होता है, डॉक्ट्रीन्स हमारे पास अलग अलग इसमें आपको देखने को मिलती हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो क्या होती हैं, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स क्या होते हैं, अलग अलग शेड्यूल्स हैं इस लॉ के अंदर। जितने भी लॉज हैं हमारे, उनमें जो शेड्यूल्स हैं वो याद कर लेना, ताकि एग्जामिनेशन में अगर कोई सवाल पूछे तो आपको आना चाहिए। कंपनी की फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन में क्या स्टेप्स होते हैं, कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल कौन से होते हैं, कंपनी का वाइंडिंग अप का प्रोसेस क्या रहता है, क्या वहां पे फॉर्मेलिटीज रहती हैं, वो चीजें आपको आनी चाहिए। इसके बाद है जी आरटीए एक्ट। अब देखो आरटीए एक्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ना डेफिनेशन से भी सवाल आ रखे हैं, कि जैसे इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का क्या मीनिंग होता है। जितने भी आप लॉस पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो आपको याद रखनी है। इसके अंदर आरटी एक्ट के अंदर आपकी जो डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी इंफॉर्मेशन है, वो तो पक्का से पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर कुछ अलग अलग अथॉरिटीज बना रखी हैं, उनकी क्या पावर्स हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, क्या पावर्स हैं, क्या प्रोसीजर रहता है अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन जो है क्लेम करना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो क्या प्रोसीजर वगैरह रहता है, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद आता है जी हमारा एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे ये पार्टनरशिप से, कैसे ये कंपनी से अलग है, कौन इसका पार्टनर बन सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके शेड्यूल्स, इसकी वाइंडिंग अप को लेकर एग्जाम में सवाल आए हैं, आगे भी आ सकते हैं। जीएसटी की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक हो सकता है, बट आपको बेसिक एस्पेक्ट्स के ऊपर ही रहना है, इसके मीनिंग, इसके फीचर्स, जीएसटी का स्ट्रक्चर कैसा है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लिमिट्स पे सवाल आ चुका है, आगे भी पूछ सकते हैं। जीएसटी के अंदर क्या क्या रेट्स देखने को मिलते हैं, कौन से टैक्सेस को जीएसटी ने सब्स्यूम कर लिया है, इस पे एग्जाम में सवाल आ चुके हैं और आगे भी पूछ सकते हैं, तो ये तो आपको कवर अप करके जाना ही है। इसके अलावा जी आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसमें आपके पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह आ जाते हैं। तो जितने भी आपके आईपीआर हैं, उनकी आपको मीनिंग तो पता होनी चाहिए कि भाई पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, क्या इनके डिफरेंसेस हैं, किन किन चीज के लिए आप पेटेंट लेते हो, किसके लिए कॉपीराइट लेते हो, किसके लिए ट्रेडमार्क लेते हो, और कितने टेन्योर के लिए आपको ये मिलता है। और इसके अंदर जैसे पेटेंट का अलग लॉ है, कॉपीराइट का अलग है, ट्रेडमार्क का अलग है, तो कौन कौन से एक्ट हैं, कब वो पास हुए थे, ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम आईटी एक्ट की तरफ आए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की तरफ आए, तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो ज्यादा टेस्टिंग यहाँ पे करी गई है, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर करी गई है, कि आईटी एक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या इसके बेसिक फीचर्स हैं, और पेनल्टीज को लेकर, और यहाँ पे पेनल्टीज के सेक्शंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद कंपटीशन एक्ट 2002 की बात करें, तो इसकी भी बेसिक जो डेफिनेशंस है वो आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अंदर अलग अलग टाइप्स के एग्रीमेंट्स की बात कर रखी है, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिनका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट रहता है कंपटीशन के ऊपर, तो क्या होते हैं वो, ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या प्रोसीजर रहते हैं, कैसे वो इंक्वायरी वगैरह कर सकता है, क्या पावर्स हैं उसकी, क्या पेनल्टीज वो इंपोज कर सकता है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। और 2023 के अंदर एक अमेंडमेंट आई थी जी इस एक्ट के अंदर, एग्जाम में सवाल इस पे पूछा गया, आगे भी पूछ सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, आपको उसकी नॉलेज पक्का से होनी चाहिए।
चलिए तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं जी हमारे नेक्स्ट यूनिट की तरफ विच इज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो अगर हम इस यूनिट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके जो इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, पर्सन के डेफिनेशन है, इनकम के डेफिनेशन है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के डेफिनेशन है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। आपके जो टैक्स के रेट्स हैं ओल्ड रिजीम के भी और न्यू रिजीम के भी वो आपको पता होने चाहिए, और कई बार सरचार्ज के रेट्स भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आपको याद करके जाने हैं। इसके बाद आता है जी रेजिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेशली इंडिविजुअल के केस में आप कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे, उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, जो आपके लिमिट्स हैं, और रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से कैसे आपके टैक्स इम्प्लीकेशंस रहते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। अगर हम एग्जम्प्ट इनकम और एग्रीकल्चर इनकम की बात करें तो यहाँ पे सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो बहुत सारे सेक्शंस आपको इस इनकम टैक्स वाले टॉपिक में देखने को मिलेंगे, बट कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो आपको पक्का से याद करने हैं, और उसमें एग्जम्प्ट इनकम के सेक्शंस भी आ जाते हैं। आपकी अलग अलग जो लिमिट्स रहती है एग्जम्प्ट इनकम की वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी इनकम किस लिमिट के लिए एग्जम्प्ट है। जैसे माइनर से अगर आपको माइनर की कोई इनकम है, माइनर की इनकम आपकी इनकम में क्लब हो रही है, तो कितनी एग्जम्पशन आपको मिलती है, तो ये सब लिमिट्स वगैरह पता होनी चाहिए। पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं एग्रीकल्चर इनकम का, तो क्या स्टेप्स उसके रहते हैं और किन किन केसेस में उसे करते हैं। और कुछ हमारे पास पार्टली एग्रीकल्चर और पार्टली बिजनेस इनकम होती है, टी कॉफी रबड़ वगैरह वाली, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें हेड्स ऑफ इनकम की, इसमें सबसे पहले सैलरी आता है। तो सैलरी में क्या क्या चीजें प्यारे दोस्तों आएंगी वो आपको पता होना चाहिए, कि कौन से अलाउंसेस होते हैं, अलाउंसेस की अलग अलग टैक्सेबिलिटी होती है, जैसे एचआरए है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हैं, क्या उनकी एग्जम्पशन लिमिट्स हैं, कैसे आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके बाद आपके परक्विजिट्स है, तो परक्विजिट्स के ऊपर भी सवाल आ सकता है। इसमें आपकी जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है, आपकी मोटर कार है, इन सबको लेकर एग्जाम में सवाल आए हैं और आगे भी पूछ सकते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट जिसमें आपकी ग्रेच्युटी होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, पेंशन होता है, इनकी टैक्सेबिलिटी को लेकर भी एग्जाम में सवाल पूछा गया, आगे भी पूछ सकते हैं। इसके बाद आते हैं जी हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। देखो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपकी जो टैक्सेबिलिटी होती है उसके अंदर हम एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, एक जीएवी होती है और एक एनएवी होती है। तो सारा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सारा कैलकुलेशन चलता है। इसके अंदर भी आपका एक्चुअल रेंट है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, एक्सपेक्टेड रेंट है, सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपने जो लोन लिए होते हैं उनकी इंटरेस्ट की डिडक्शन भी आपको मिलती है, तो कितनी डिडक्शन आपको मिलेगी ये भी आपको पता होना चाहिए अलग अलग केसेस के अंदर। इसके बाद अगर हम आते हैं जी हमारे पीजीबीपी बिजनेस और प्रोफेशन हेड की तरफ, तो यहाँ पे कौन से एक्सपेंसेस आपके अलाउड होते हैं, कौन से डिसअलाउड होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर कितना आपको रिडक्शन मिलता है, डेप्रीसिएशन के क्या क्या रेट्स हैं, टैक्स ऑडिट कब करवाना होता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या है, कितने लिमिट तक आप उससे अवेल कर सकते हो, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कैपिटल गेन्स की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल गेन क्या होता है, कैसे कंप्यूट होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपकी एग्जम्पशंस। तो इसके अंदर सेक्शन 54, 54 EC, 54F, बहुत सारी एग्जम्पशंस है, और इन पे एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट सर्टेन है कि सवाल आते ही आता है, तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर हम बात करें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, तो अदर सोर्सेज में कौन कौन से इनकम्स आते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और स्पेशली डिविडेंड इनकम की कैसे टैक्सेबिलिटी रहता है उसका क्लैरिटी आपको पूरा होना चाहिए। अगर बात करें डिडक्शंस अंडर द इनकम टैक्स लॉ की, यहाँ पे भी आपके सेक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सारे सेक्शंस 80C, 80D, 80DD ये सारे आपको याद होने चाहिए, और इनके अंदर जो लिमिट्स हैं डिडक्शन की वो भी आपको याद रखनी होंगी। आईटीआर फाइलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में पक्का सवाल आता है। स्टेप्स क्या रहते हैं आईटीआर फाइलिंग के, कब आपको आईटीआर फाइल करना होता है, सेक्शंस यहाँ भी काफी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग आईटीआर फॉर्म्स कौन कौन यूज कर सकता है, लेट आईटीआर फाइल कर रहे हो तो क्या पेनल्टी है, ये सब चीजें आनी चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का भी एक टॉपिक रहता है, उसमें बेसिक चीजें और टाइम लिमिट्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए, कि आप कौन से लॉस को कब तक कैरी फॉरवर्ड वगैरह कर सकते हो, कौन से लॉस को किससे सेट ऑफ कर सकते हो, इस पे एग्जाम में सवाल आया है और आगे भी पूछ सकते हैं। एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीडीएस पे तो आपका सवाल ऑलमोस्ट सर्टन होता है कि हर बार आएगा ही आएगा, इसमें आपके सेक्शन पूछ सकते हैं, आपका टीडीएस का रेट पूछ सकते हैं, लिमिट पूछ सकते हैं, आपके टीडीएस के जो फॉर्म्स होते हैं जैसे फॉर्म नंबर 16 वगैरह 16A, तो उनके बारे में पूछ सकते हैं, उनकी क्या टाइम लिमिट्स हैं वो पूछ सकते हैं। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स मैनेजमेंट मिलती जुलती टर्म्स हैं, इनका डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए, इस पे भी ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में सवाल आया है और आगे भी पूछेंगे।
डबल टैक्सेशन का भी एक टॉपिक है जी आपके सिलेबस में। उसमें बेसिकली आपका जो सेक्शन 90 और 91 है, उसके अंदर यूनिलेटरल और बायलेटरल रिलीफ की बात करी हुई है, तो उसके अंदर क्या स्टेप्स और कंडीशंस वगैरह हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ट्रांसफर प्राइसिंग का भी एक टॉपिक है। वैसे तो बहुत डीप में जा सकते हो इस टॉपिक के, बट मत जाइएगा बहुत डीप में। इसके अंदर जो मेन फंडा रहता है वो आर्म्स लेंथ प्राइस का रहता है, और उसके अलग अलग मेथड्स रहते हैं, तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको जरूर होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जानता हूँ कि लिस्ट थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, काफी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं एग्जामिनेशन में जो पूछी जा रही हैं, और अगर आप ये सारे टॉपिक्स को एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अच्छे से कवर अप करना चाहते हैं, तो आप एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज की हेल्प भी डेफिनेटली यहाँ पे ले सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए आप कंप्लीट कोर्सेज, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज जो है आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एंड अभी एक 60 डेज का वैलिडिटी ऑप्शन भी हमने अपने कोर्सेज में ऐड कर दिया है, तो आप लिमिटेड टाइम के लिए भी इन कोर्सेज का एक्सेस ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन आपके साथ। काफी मेहनत लगी ये सारे टॉपिक्स को, लिस्ट को कंपाइल करने में। 2-3 दिन पिछले हमने यहाँ पे स्पेंड किए पेपर्स को एनालिसिस करने में, आपके लिए ये लिस्ट कंपाइल करने में। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, एवर स्टडी क्लासेस के चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।